हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राय एस्ट्रोलॉजी। जो लोग मेरे चैनल पर आज पहली बार आए हैं उनको मैं बताना चाहती हूँ कि अभी तक मैं अपने चैनल पर कुंडली के 12 भाव के कारक तत्व सिग्निफिकेशंस के बारे में बता चुकी हूँ। 12 लग्न के बारे में जानकारी दे चुकी हूँ और अभी मैं 9 ग्रहों की सीरीज पर काम कर रही हूँ, जिसमें हम अभी तक 8 ग्रहों के बारे में पूरी जानकारी कवर कर चुके हैं। तो 9 ग्रहों की सीरीज का ये मेरा आखिरी वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं राहु ग्रह की संपूर्ण जानकारी से। तो सबसे पहले हम समझते हैं राहु देवता की उत्पत्ति कैसे हुई, उनकी कथा। तो जब भगवान विष्णु की प्रेरणा से देव दानवों ने क्षीर सागर का मंथन किया तो उसमें से अन्य रत्नों के अतिरिक्त अमृत की भी प्राप्ति हुई। भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके देवों व दैत्यों को मोह लिया और अमृत बांटने का कार्य स्वयं ले लिया तथा पहले देवताओं को अमृत बांटना प्रारंभ किया। राहु को संदेह हो गया और वह देवताओं का वेश धारण करके सूर्य देव और चंद्र देव के निकट बैठ गया। विष्णु भगवान ने जैसे ही राहु को अमृत पान कराने लगे, सूर्य और चंद्रमा ने विष्णु भगवान को उनके बारे में सूचित कर दिया, क्योंकि वह राहु को पहचान चुके थे। भगवान विष्णु ने उसी समय सुदर्शन चक्र द्वारा राहु के मस्तक को धड़ से अलग कर दिया, पर इससे पहले अमृत की कुछ बूंदें राहु के गले में जा चुकी थी, जिससे सर तथा धड़ दोनों रूपों में जीवित रहा। सिर को राहु बोलते हैं और धड़ को केतु बोला जाता है। अब ज्योतिष शास्त्र में जो राहु है उसको हम छाया ग्रह मानते हैं। अगर हम सोलर सिस्टम को रेफरेंस माने तो राहु और केतु मात्र एक बिंदु समान है। राहु ग्रह एक रहस्यमय ग्रह है। यह अशरीरी माना जाता है, यानी कि इसका सिर्फ मस्तक है, शरीर नहीं है, जिसकी वजह से यह हमेशा अतृप्त रहता है। राहु ग्रह की जो डिजायर है वो अनकंट्रोल्ड रहती है, क्योंकि यह हमेशा अतृप्त रहता है। अब जो भी जातक इस ग्रह से प्रभावित होता है उसके अंदर वही गुण पाए जाते हैं जो कि ग्रह के अंदर होते हैं। यदि किसी जातक का लग्न में राहु ग्रह है, इसका मतलब उसका जो स्वभाव है वह जिद्दी होता है, यानी कि वो अपनी मनमानी करता है। और ऐसे जातक हमेशा कुछ हटकर या विपरीत जाकर काम करते हैं, यानी कि कुछ ऐसा काम जो नॉर्मली लोग नहीं करते। यानी कि उनके जो, अगर वो प्रोफेशन में है किसी, तो हो सकता है कि वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके एक बाद में एक एस्ट्रोलॉजर बन जाए। तो ये डिपेंड करता है कि राहु किस भाव में है। तो उस भाव से रिलेटेड जो भी कारक तत्व हैं वह उनसे कुछ अनकन्वेंशनल चीजों की ओर जाता है। अब हर ग्रह जीवन के किसी न किसी पहलू को प्रतिनिधित्व करता है। उसी तरह हम जानेंगे राहु किन किन चीजों को रिप्रेजेंट करता है। अब कोई भी ग्रह के जो प्रभाव हैं या कारक तत्व हैं वो कुछ पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। तो ये हमें एनालाइज करना होगा कि अगर कुंडली में कोई भी ग्रह, या अगर हम अभी राहु की बात करें तो राहु जो ग्रह है वो कुंडली के किस भाव में बैठे हैं, किस राशि में है, अगर किसी और ग्रह के साथ युति में है तो उस ग्रह के क्या प्रभाव है। तो इन सभी को जानकर, एनालाइज कर कर ही हम फल कथन कह सकते हैं कि राहु ग्रह किसी की कुंडली में पॉजिटिव प्रभाव देगा या नेगेटिव देगा। तो राहु जो ग्रह है वो एक स्वच्छंद है, मतलब यानी कि ऐसे व्यक्ति हमेशा अपनी मनमानी करते हैं, वह अपनी मन की करते हैं, जिद्दी स्वभाव के होते हैं और थोड़ा अस्थिरता रहती है, यानी कि अनस्टेबल। कुछ लोगों में ज्यादा बोलने की आदत होती है। और अगर यहीं पर राहु अगर नेगेटिव स्थिति में बैठा है तो ऐसे जातक आलसी हो जाते हैं। उन उनके किसी भी भाव में अगर राहु है तो उस
भाव के रिलेटेड कारक तत्व और बेनिफिट मिलने में उनको रुकावट आती है, बाधा होती है। ये ग्रह हमारे पिछले जन्म के बचे हुए कर्म को भी रिप्रेजेंट करता है। राहु को एक अगर अशुभ स्थिति में है तो ऐसे व्यक्ति खुद भी झूठ या धोखा दे सकते हैं किसी को, या इनको भी कोई धोखा दे सकता है। यह ग्रह एक डिप्लोमेटिक ग्रह है। डिप्लोमेटिक ग्रह होने की वजह से ऐसे लोग एक अच्छे पॉलिटिशियन भी बन सकते हैं। यह ग्रह सरकार को भी रिप्रेजेंट करता है और विदेशी लोगों को रिप्रेजेंट करता है। यह ग्रह कोई भी काम करता है तो इसके लिए कोई बाउंड्री नहीं होती, ये हमेशा बाउंड्री के बाहर जाके बात करता है। तो राहु ग्रह विदेशी लोगों को भी रिप्रेजेंट करता है और यह ग्रह एक टेक्निकल प्लैनेट है। तो इससे जुड़कर जो इसके जो कारक तत्व हैं, अगर हम प्रोफेशन की बात करें तो इंजीनियर है या डिजिटल मीडिया, जैसे कि इंटरनेट, फिल्म, टेलीविजन और स्पेस। ये ग्रह पॉइजन को भी रिप्रेजेंट करता है और ड्रग्स को भी रिप्रेजेंट करता है। अब ड्रग्स, हम कोई मेडिसिन लेते हैं अपने आप को ठीक करने के लिए, तो उसको भी हम ड्रग्स बोलते हैं। लेकिन अगर राहु किसी की अशुभ स्थिति में बैठा है किसी की कुंडली में, तो हो सकता है ऐसे व्यक्ति को कोई एडिक्शन हो, वो ड्रग्स कंज्यूम करता हो। ऐसे लोग चोरी करते हैं या कोई सी अनैतिक कार्य करने में भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, गैम्बलिंग कर सकते हैं। और राहु जो ग्रह है वो हमेशा कोई भी परंपरा तोड़कर काम करता है, वो नियम को फॉलो नहीं करता। तो अभी हम आगे एग्जाम्पल देके बात करेंगे कि राहु जिस भी घर में, जिस भी भाव में रहता है, वो किस तरीके से बाउंड्री के बाहर जाके वहां पर काम करता है। अब राहु अगर अच्छी स्थिति में है तो उस दशा के दौरान, महादशा अंतरदशा के दौरान, ऐसे व्यक्ति तीर्थ यात्रा पर जा सकते हैं, गंगा स्नान कर सकते हैं। और इस दशा के दौरान अगर राहु अच्छी स्थिति में है और व्यक्ति राहु से जुड़कर कोई प्रोफेशन काम करता है, जैसे कि फॉरेन रिलेटेड या डिजिटल मीडिया या फिल्म या टेलीविजन में, तो ऐसे लोगों को उस दौरान बहुत नाम और यश मिलेगा, बहुत प्रसिद्धि मिलेगी। और राहु का कारक है एक्सपेंशन का, अचानक से विस्तार और एक्सपेंशन ऐसा जो शायद उस व्यक्ति को भी बिलीव नहीं होगा कि उसने इतना एफर्ट तो डाला नहीं जितना उसको रिजल्ट मिल रहा है। तो अचानक से भाग्य में उन्नति होती है। उस दशा के दौरान विदेश से भी संबंध बन सकता है, हो सकता है कि काम के सिलसिले में वो लोग फॉरेन जाएं। ये ग्रह एक डीप अटैचमेंट का भी कारक है। तो जिस भी भाव में बैठता है तो वहां से उसके कारक तत्वों से उसको बहुत ज्यादा अटैचमेंट होता है। यह ग्रह एक हाई मटेरियलिस्टिक डिजायर का कारक है। ऐसे लोगों को बहुत ज्यादा मटेरियलिस्टिक बेनिफिट्स में इंटरेस्ट रहता है। जैसे कि ये लोग हमेशा बड़ा सोचेंगे कि बड़ा घर चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए, और बहुत शो ऑफ में बिलीव करते हैं। यह ग्रह वात और कफ की पीड़ा को दर्शाता है। और राहु की जब दशा चल रही होगी तो ऐसे लोगों को एक हमेशा अंदर भय बना रहता है किसी ना किसी चीज का, तो थोड़े डरे हुए रहते हैं। और राहु कारक है इल्यूजन का भी, तो भय भी बना रहता है और कुछ अपने मन से ही कुछ इमेजिनरी चीजें सोचकर ये लोग डरते रहते हैं। और इस दशा के दौरान जातक को स्किन डिजीज भी हो सकता है या फीमेल्स को ओवरी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये थे कारक तत्व राहु के, ग्रह के। तो ऐसा माना जाता है कि
राहु और केतु अगर केंद्र और त्रिकोण में हो और अकेले बैठे हों, उनका किसी भी ग्रह के साथ युति नहीं है, तो ये स्थिति अच्छी मानी जाती है। मतलब राहु और केतु केंद्र मतलब 1 4 7 10 और त्रिकोण मतलब 1 5 9 में अगर अकेले बैठे हों, किसी ग्रह के साथ युति ना हो और किसी भी मेलेफिक प्लैनेट की दृष्टि ना पड़ रही हो उस भाव पर, तो ऐसी स्थिति राहु और केतु की अच्छी मानी जाती है। तो हम आगे देखते हैं कि किन स्थिति में राहु अच्छे रिजल्ट देता है और कहाँ राहु बुरे प्रभाव दे सकता है। तो अब हम जानेंगे राहु ग्रह की थोड़ी और जानकारी डिटेल में। तो राहु ग्रह जो कारक है, जैसे मैंने बताया कि एक हाई मटेरियलिस्टिक डिजायर रहती है ऐसे लोगों में, विदेश का कारक है, एक एक्सपेंशन का कारक है। राहु ग्रह की जो स्वराशि है वो है 11 और 6 यानी कि कुंभ और कन्या। स्वराशि मतलब ये ग्रह इस राशि में हो तो वह अपने घर जैसा महसूस करता है, और जब भी कोई ग्रह या कोई भी व्यक्ति अगर हम समझे तो अपने घर में रहता है तो अच्छे प्रभाव देता है। राहु उसी तरीके से राहु की जो उच्च राशि है वो है 2 और 3 यानी कि वृषभ और मिथुन। यहां पर जब भी कोई ग्रह उच्च राशि में रहता है तो वह उच्च के परिणाम देता है, और उसके बाद मूल त्रिकोण राशि में वो अच्छे प्रभाव देता है 3 और 11 में, उसके बाद स्वराशि में, उसके बाद मित्र ग्रह, मित्र राशि में या मित्र ग्रह के साथ। तो आप देखेंगे मैंने इसी ऑर्डर में लिखा है। तो सबसे अच्छे जो रिजल्ट देता है वो उच्च राशि में, मूल त्रिकोण में, स्वराशि में, मित्र राशि में और सम राशि में। अब कभी भी फल कथन जब भी हम कहेंगे तो हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि किसी भी ग्रह का मित्र ग्रह कौन है और शत्रु कौन है, क्योंकि कोई भी ग्रह दूसरे ग्रह के साथ मित्रता का भी भाव रख सकता है और शत्रुता का भी रख सकता है। तो जो राहु ग्रह के जो मित्र हैं वो हैं शुक्र, शनि और बुध। और जैसे कि मैं अपने पहले की वीडियो में भी बोल चुकी हूं कि जो शुक्र, शनि, बुध हैं ये आपस में भी मित्रता का भाव रखते हैं, क्योंकि ये तीनों ग्रह स्वार्थ और सुख पाने में विश्वास रखते हैं। शुक्र और बुध सुख पाने में विश्वास रखते हैं और शनि आलस्य के कारण धर्म का पालन करने में पीछे रह जाता है। तो ये जो तीनों ग्रह हैं उनकी प्रवृत्ति थोड़ी मिली जुली होती है, इसलिए आपस में ये लोग मित्र ग्रह हैं। और राहु ग्रह के लिए सम है गुरु ग्रह, और शत्रु सूर्य और चंद्रमा है, जैसे कि मैंने अभी कहानी आपको सुनाई। क्योंकि राहु ग्रह सूर्य और चंद्र के पास में ही जाकर बैठे थे और इन्होंने ही राहु ग्रह के बारे में बताया विष्णु भगवान को, इसलिए राहु ग्रह के लिए सूर्य और चंद्र शत्रु है। और राहु ग्रह की जो नीच राशि है वो है वृश्चिक और धनु। अब कई जगह लिखा है, ऐसा माना जाता है कि राहु ग्रह की दृष्टि होती है, बट मैं नहीं मानती, क्योंकि मैंने जहां से सीखा है वहां पर ऐसा बताया कि राहु और केतु की दृष्टि नहीं होती, क्योंकि वह स्वयं ही एक छाया ग्रह है। इसी तरह राहु और केतु के कोई कारक भाव भी नहीं होते, क्योंकि ये जिस भाव में बैठते हैं उसी के स्वामी बन जाते हैं। राहु ग्रह का जो लिंग है वो पुरुष है और दिशा दक्षिण और पूर्व है। इस ग्रह का जो स्वभाव है वो क्रूर है। तत्व वायु है, तो किसी भी ग्रह के जो तत्व हैं वो वायु, पृथ्वी, जल हो सकते हैं। और राहु ग्रह का जो तत्व है वो वायु है, जिसके प्रभाव से ऐसे जातक बहुत इंटेलेक्चुअल होते हैं, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। इनफैक्ट अगर राहु की स्थिति अच्छी है तो ये जिस भाव में भी बैठते हैं उसमें बहुत डीप स्टडी करते हैं, डीप रिसर्च करते हैं, मतलब उस सब्जेक्ट में मास्टरी करते हैं। उसी तरह ग्रह के 3 तरह के गुण होते हैं, सत्गुण, रजस गुण और तमस गुण। राहु ग्रह का जो गुण है वो है तमस।
यह गुण जातक को आलसी बनाता है और इस गुण की प्रबलता से जातक स्वार्थी और अहंकारी बनता है। प्रकृति है बात। अब हर ग्रह की अपनी एक प्रकृति होती है जो जातक के शरीर और स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। तो 3 तरह की प्रकृति होती है, वात, पित्त और कफ, और ये तीनों शरीर में सही संतुलन में होने चाहिए, तभी शरीर स्वस्थ रहता है। तो जो राहु ग्रह की जो प्रकृति है वो है वात। तो शरीर में के अंदर जो वायु होती है उसको हम वात कहते हैं, और इसके असंतुलन से स्वास्थ्य खराब हो सकता है। अब हर ग्रह कोई ना कोई शरीर के अंग को रिप्रेजेंट करता है। उसी तरह राहु ग्रह जो है वो इंटेस्टाइन, पेट में जो इंटेस्टाइन, स्टमक इंटेस्टाइन्स को रिप्रेजेंट करता है और स्किन को रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसे जातक जब महादशा अंतरदशा आती है तो ऐसे लोग अपने पेट की प्रॉब्लम से ग्रसित रहते हैं। डाइजेस्टिव इश्यूज होंगे या पेट में कोई ना कोई प्रॉब्लम रहेगी, और स्किन डिजीज भी हो सकता है। अब ये ऐसा नहीं है कि सबको ये प्रॉब्लम होगी, और ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो उसको पता करने के लिए ये हम कुंडली में एनालाइज करेंगे कि वो ग्रह कितना पीड़ित है। और कोई भी ग्रह अपने कारक तत्व नहीं छोड़ता। तो जब भी किसी जातक की दशा आएगी, दशा अंतरदशा, तो उसको इन सब चीज़ों से रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। तो राहु ग्रह के जो महादशा है वो 18 साल चलती है, और गोचर में राहु किसी भी भाव में 18 माह रहता है। तो राहु की जो जब दशा आती है और इसके कुछ नेगेटिव प्रभाव होते हैं, तो उनसे बचने के लिए दान की सलाह दी जाती है। तो दान की जो वस्तुएं हैं वो है उड़द दाल, तिल, तेल, कंबल और नीले वस्त्र। और इन सब चीज़ों का दान जो है वो शनिवार को करना चाहिए। और धातु है अष्ट धातु, लोहा और शीशा। राहु ग्रह का जो रत्न है वो है गोमेद। पर मैं ये एडवाइस दूंगी कि जब भी कोई आप एडवाइस ले रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं, तो जेम स्टोन की जो रिकमेंडेशन है वो पूरी कुंडली को एनालाइज करके ही देनी चाहिए। क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि राहु पीड़ित है तो उसका जेम्स दे दिया, बल्कि जेम जो स्टोन है उसकी एडवाइस तब दी जाती है जब कोई ग्रह अच्छे स्थिति में बैठा हो पर उसकी कहीं ना कहीं डिग्री कम है, जिसकी वजह से वो अच्छे रिजल्ट दे नहीं पा रहा। तो ऐसे केसेस में स्टोन्स की रिकमेंडेशन दी जाती है। तो अब हम बात करेंगे कि राहु ग्रह के शुभ प्रभाव क्या होते हैं और अशुभ प्रभाव क्या होते हैं। तो जब भी राहु शुभ प्रभाव में है, जैसे मैंने बताया, अगर वो केंद्र में और त्रिकोण में अकेले बैठा है तो ये शुभ स्थिति है राहु की। और अगर स्वराशि में बैठा है, उच्च राशि में बैठा है, तो ऐसी जो स्थिति है राहु के लिए वो अच्छी मानी जाती है। तो जब राहु अच्छे प्रभाव क्या देता है, तो ऐसे जातक जो हैं वो, अगर राहु लग्न में हो तो ऐसे जातक बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। वो अपने धर्म का पालन करते हैं, उनका समाज में मान और सम्मान, यश प्राप्ति होती है, और फेमस होते हैं दूर दूर तक। जब राहु ग्रह की दशा अंतरदशा आती है तो उनको उस वक्त, अगर वो राहु से अलाइन होकर कुछ काम कर रहे हैं, राहु ग्रह के साथ अलाइन होकर कर रहे हैं, तो उनको धन संपत्ति मिलती है, आभूषण मिलता है, सेवकों का सुख मिलता है। उस दौरान विदेश से संबंध बनता है और विदेश की यात्रा का भी मौका मिल सकता है। ऐसे लोग जैसे मैंने बताया कि राहु बहुत ही अचानक से बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन का कारक है। तो राहु अगर शुभ है तो शेयर बाजार और
जो स्टॉक्स बोलते हैं हम, और गेम शो के माध्यम से अचानक धन दे सकता है। राहु ग्रह किसी व्यक्ति को अच्छे अधिकार और प्रशासनिक स्थिति और उच्च कूटनीतिक कौशल भी देता है। और ये ग्रह किसी व्यक्ति को अच्छा पॉलिटिशियन भी बना सकता है। तो अगर राहु के ग्रह से जुड़कर जो जिनका राहु प्रतिनिधित्व करता है जिन फील्ड्स का, वो है डिजिटल मीडिया। तो इंटरनेट से जुड़कर कोई भी काम, जैसे कि आजकल बहुत लोग यूट्यूब चैनल अपना खोलते हैं, या फिल्म टेलीविजन से जुड़कर कोई काम करते हैं। मतलब राहु है छाया ग्रह, यानी कि पर्दे के पीछे। तो इन सब से जुड़कर कोई भी काम करेंगे तो उस दौरान उस जातक को सफलता मिलेगी। राहु दूसरे धर्म को भी रिप्रेजेंट करता है और विदेशी भूमि को भी रिप्रेजेंट करता है, दूसरी कल्चर को, दूसरे ट्रेडिशन को, एक अलग जगह की प्लेस को रिप्रेजेंट करता है। तो हो सकता है उस दशा के दौरान आपका इन सब चीज़ों से संबंध बने, कि आप किसी ऐसी जगह पर जा रहे हैं जहां आपका पूरा कल्चर ट्रेडिशन चेंज हो रहा है। तो ये थे राहु के शुभ प्रभाव। अब राहु के अशुभ प्रभाव क्या होंगे? जब राहु अपनी नीच की राशि में बैठे, या शत्रु ग्रह के साथ, या शत्रु राशि में बैठे, या जहां बैठा है वहां पर किसी दूसरे ग्रह की मैलेफिक प्लैनेट की दृष्टि पड़े, जैसे कि शनि मंगल की, इस स्थिति में राहु अशुभ प्रभाव देता है। तो ऐसे में राहु स्थान परिवर्तन करवाएगा, पर हो सकता है कि आपको आपके इच्छा के विरुद्ध जाकर आपको स्थान परिवर्तन करना पड़े, ड्यू टू जॉब चेंज या कुछ भी, जहां आपका मन ना हो, और वहां चेंज होकर आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा। राहु, जैसे मैंने बात करी, कारक तत्व है पॉइजन का भी, ड्रग्स का भी। तो हो सकता है कि उस वक्त किसी व्यक्ति को फूड पॉइजनिंग हो जाए, और तबीयत खराब होने की वजह से उसको मेडिसिन बहुत ज़्यादा लेनी पड़े। और ऐसा देखा गया है कि ऐसे उस टाइम उस व्यक्ति को अचानक से कोई ना कोई भय बना रहता है, एंग्जाइटी सी रहती है। तो उस अशुभ प्रभाव में उस व्यक्ति, या तो व्यक्ति ऐसा स्वयं चोरी कर सकता है, किसी के साथ धोखेबाजी करता है, या एडिक्शन में हो सकता है, कोई ड्रग्स लेता हो, या हो सकता है कि कोई और उसके साथ चोरी करे या धोखेबाजी करे, ऐसा भी हो सकता है। मानसिक चिंता बनी रहती है, भ्रम रहता है, एक इल्यूजन, और हेल्थ खराब रहती है, और मान प्रतिष्ठा की भी हानि होती है। तो ये थे राहु के अशुभ प्रभाव। अब राहु से जुड़कर क्या प्रोफेशन हो सकते हैं? जैसे अगर किसी का राहु 10th हाउस में है, जो कि हमारे प्रोफेशनल कर्म का दिखाता है, तो अगर आप राहु से जुड़कर कोई प्रोफेशन में काम करेंगे तो आपको सक्सेस मिलेगी। अब राहु से जुड़कर क्या प्रोफेशन हो सकते हैं? कोई व्यक्ति पॉलिटिशियन बन सकता है, शेयर मार्केट में इन्वॉल्व हो सकता है, कोई मेडिसिन रिलेटेड काम करता हो, मतलब या तो वो डॉक्टर हो या केमिस्ट हो, या किसी भी तरीके से उसका मेडिसिन से रिलेटेड कोई काम हो। इंजीनियर बन सकता है, क्योंकि राहु एक टेक्निकल प्लैनेट है, और फॉरेन प्लेस और टेक्नोलॉजी से एसोसिएट होकर काम कर सकता है। और राहु एक अनकन्वेंशनल प्लैनेट है। तो अगर आप कोई भी अपनी कुछ ऐसा काम कर रहे हैं, कुछ अपना बिजनेस कर रहे हैं, तो उसमें अगर आप फॉरेन टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे तभी आपको सक्सेस मिलेगी। अगर आप एक ट्रेडिशनल वे से अप्रोच करेंगे तो आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। और अगर आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं और डिजिटल मीडिया से जुड़कर काम करते हैं, स्पेस इंजीनियर हो सकते हैं, फिल्म टेलीविजन मैजिशियन, यूट्यूबर होंगे, तो आपको अपने प्रोफेशन में सक्सेस मिलेगी। तो ऐसा देखा गया कि जैसे 10th हाउस में जिन लोगों का राहु है, ऐसे लोग बड़े अनकन्वेंशनल तरीके के प्रोफेशन में भी हो सकते हैं। जैसे कि अगर उन्होंने
इंजीनियरिंग करी है तो हो सकता है उसके बाद वो एस्ट्रोलॉजी पढ़कर बहुत सक्सेस पालें। तो चलिए अब जानते हैं कि राहु ग्रह कुंडली के हर भाव में किस तरीके के फल देता है। तो हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट पर फोकस करेंगे कि कोई भी ग्रह के कारक तत्व और उस भाव के कारक तत्व को हम कैसे अलाइन करके प्रेडिक्शन देते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, किसी जातक का राहु लग्न में है तो लग्न हमारे दिखाता है पर्सनैलिटी को, हम हमें स्वयं को। तो अगर यहाँ पर राहु अकेला है तो ये बहुत अच्छी स्थिति है। तो ऐसे लोगों का जो व्यक्तित्व है वो प्रभावशाली होता है और ये लोग बहुत एम्बिशियस होते हैं। मतलब आगे जाने के लिए ये सोसाइटी के नॉर्म्स और रूल्स को कंसिडर नहीं करते। अब आते हैं दूसरे भाव पर। तो जो दूसरा भाव है वो है फैमिली का, और राहु है डीप अटैचमेंट का कारक। तो ऐसे लोग अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा अटैच रहते हैं। सेकंड भाव हमारी अपब्रिंगिंग को भी दिखाता है और राहु है अनकन्वेंशनल। तो ऐसा देखा जाएगा कि ऐसे लोगों की जो अपब्रिंगिंग है वो बहुत अनकन्वेंशनल तरीके से होती है। मतलब कि 90% बच्चों की जो अपब्रिंगिंग जिस तरीके से होती है, इनके केस में ये डिफर करता है। दूसरा भाव वाणी का भी है। तो अगर राहु यहाँ पर है तो वाणी को, स्पीच को बहुत हार्श बनाता है, क्योंकि राहु ग्रह भी क्रूर ग्रह है। तो अगर बृहस्पति ग्रह या किसी बेनिफिक प्लैनेट के साथ हो या दृष्टि ना हो जुपिटर जैसे ग्रहों की, तो इनकी स्पीच काफ़ी हार्श होती है। ये वेल्थ का भी कारक है दूसरा भाव। तो अगर ऐसे व्यक्ति परिवार से जुड़कर काम करें तो काफ़ी अच्छा पैसा कमाते हैं। ये भाव खान पान का भी है, तो अगर इनको अपने खाने पीने पर ध्यान रखना चाहिए, अदरवाइज फूड पॉइजनिंग इनको बहुत होती है। अब आते हैं हम तीसरे भाव पर। जो थर्ड हाउस है वो क्या है? सेल्फ एफर्ट का, साहस का, पराक्रम का। तो अगर यहाँ पर राहु है और अकेला है तो बहुत अच्छी प्लेसमेंट है, क्योंकि एक मेलेफिक प्लेनेट ही जातक को वो एनर्जी देता है, साहस देता है। और ये हाउस है क्रिएटिविटी का भी। तो ऐसे लोग अगर राहु से जुड़कर कोई क्रिएटिव का काम करते हैं तो उन्हें काफ़ी सक्सेस मिलेगी। और ये थर्ड हाउस कम्युनिकेशन का भी है। तो अगर हम बोलें डिजिटल मीडिया, वहाँ हम कम्युनिकेट करते हैं, तो इनको काफ़ी ज़्यादा सक्सेस मिलेगी। फोर्थ हाउस है हमारी क्लोज फैमिली का। तो ऐसे लोगों को अपने परिवार से डीप अटैचमेंट होता तो है, बट सिंस राहु एक मेलेफिक प्लैनेट है और परिवार स्थान में रहता है, तो ये व्यक्ति को घर से दूर भी ले जाता है। तो ऐसे लोग घर से दूर रहते हैं, जहाँ वो बॉर्न एंड ब्रॉट अप हुए उस जगह पर उनका रेस्ट ऑफ द लाइफ नहीं रहती है। वो किसी फॉरेन लोकेशन पर रहते हैं, पर अपने फैमिली से बहुत अटैचमेंट रहता है इनका। फोर्थ हाउस हमारी माता का भी है। तो हो सकता है ऐसे लोगों की जो माँ का हेल्थ है वो थोड़ा खराब रहता होगा, और हो सकता है थोड़े डिफरेंसेस भी हों अपनी माँ से। ये हाउस जो घर है कंफर्ट का भी है, सुख सुविधा का भी है। तो यहाँ पर राहु अगर अच्छी स्थिति में है, कोई मेलेफिक प्लैनेट का दृष्टि या संबंध नहीं है, तो ये व्यक्ति को सारे कंफर्ट्स देता है, लग्जरी देता है। अब हम बात करें अगर फिफ्थ हाउस की, तो फिफ्थ हाउस है बुद्धि, इंटेलिजेंस। देखिए यहाँ पर अगर राहु अकेला है और शुभ स्थिति में है, मैं शुभ स्थिति में किस तरीके से होगा अभी बता चुकी हूँ, कौन सी राशि, ग्रह, इन सब चीज़ों के बारे में। तो अगर अच्छी प्लेसमेंट है, राहु अकेला है, शुभ स्थिति में है, तो ये बहुत अच्छी स्थिति है, क्योंकि राहु व्यक्ति को इंटेलिजेंट भी बनाएगा, क्रिएटिविटी का भी हाउस है ये, तो क्रिएटिव फील्ड में वो बहुत अच्छा कर सकता है। और फिफ्थ हाउस सीखने का है, पढ़ने का है। तो ऐसे लोग जो भी सब्जेक्ट पढ़ेंगे बहुत डीपली पढ़ेंगे, बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़ेंगे।
मतलब वो उस सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हो सकते हैं। संतान का भी हाउस है, तो ऐसे लोगों को जो किड्स हैं, चिल्ड्रन से बहुत लगाव रहता है, उन्हें नॉर्मली बच्चे पसंद होते हैं। ये लव अफेयर का भी हाउस है, तो ऐसा हो सकता है कि ऐसे लोगों के लव अफेयर्स हों बट इन्हें धोखा भी मिल सकता है। लेकिन अगर यहाँ पर फिफ्थ हाउस में राहु अशुभ स्थिति में है, किसी और भी मेलेफिक प्लैनेट के साथ एसोसिएशन है या दृष्टि है, तो ये व्यक्ति की बुद्धि खराब कर देता है। और देखिए, अगर बुद्धि खराब है तो वो आदमी कभी सक्सेस नहीं पा सकता। उसका ना पढ़ने लिखने में मन करेगा, आप उसे कोई एडवाइस दोगे तो वो भी उसे समझ में नहीं आएगी। हो सकता है कोई उसको एडिक्शन भी हो। तो अगर यहाँ पर राहु की स्थिति खराब होती है तो ये इट इज़ अ वेरी बैड प्लेसमेंट। अब राहु अगर सिक्स्थ हाउस में है तो यहाँ पर राहु की प्लेसमेंट अच्छी मानी जाती है, क्योंकि सिक्स्थ हाउस है हमारे षड्रिपुओं का, रोग, ऋण, शत्रु। तो राहु एक ऐसा ग्रह है जिसमें बहुत ज्यादा शक्ति है, तो वो इन सारे षड्रिपु को खत्म करने की या उनसे लड़ने की शक्ति रखता है। किसी व्यक्ति की हेल्थ खराब है तो वो उससे रिकवर कर जाएगा, क्योंकि इस प्लैनेट में वो एनर्जी है। अगर सेवेंथ हाउस में है राहु, तो राहु ग्रह जो है वो पार्टनरशिप का है, तो मैरिज भी हमारी एक पार्टनरशिप होती है, और अगर हम बिजनेस के साथ बिजनेस करते हैं तो वहां पर भी पार्टनरशिप होती है। तो देखिए, राहु जो है वो डिजायर है, एक्सपेक्टेशंस है। तो ऐसा होता है कि जिन लोगों के राहु यहाँ पर सातवें भाव में होता है, तो ऐसे लोगों की अपने पार्टनर से ना डिजायर और एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा होती हैं। तो अगर ऐसा देखा गया है तो या तो इनकी शादी बहुत देर से होती है क्योंकि इनको लाइफ पार्टनर ढूंढने में टाइम लग जाता है, या अगर हो भी जाती है तो उसके बाद भी इनकी एक्सपेक्टेशंस अपने पार्टनर से काफी हाई रहती हैं। राहु ग्रह, जैसे मैंने कहा कि अनकन्वेंशनल ग्रह है, दूसरे देश और धर्म को रिप्रेजेंट करता है। तो हो सकता है कि इनकी जो शादी हो, विवाह हो, वो किसी दूसरे रिलीजन, दूसरे कास्ट, ट्रेडिशन, कल्चर वाले व्यक्ति से हो। मतलब अगर वो दिल्ली में है तो हो सकता है कि अ, कहीं वो चेन्नई में चला जाए शादी के बाद, जहाँ उसका लैंग्वेज, रहने का तरीका, खाना पीना सब बदल जाए। क्योंकि राहु जो है वो बाउंड्री को नहीं मानता, तो ऐसे लोग कुछ ना कुछ ऐसा अपने मैरिज में ज़रूर ऐसा करते हैं जो कि नॉर्मल सोसाइटी उसे एक्सेप्ट नहीं करती। और अगर राहु यहाँ पर हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो अगर राहु से जुड़कर कोई डिजिटल मीडिया वाला काम किया जिस वक्त दशा अंतरदशा चल रही हो, तो इन्हें काफ़ी सक्सेस मिलती है, क्योंकि जो हमारा सातवां भाव है वो दसवें से 10वां है। तो मतलब कि ये भी हमारा सातवां भाव भी स्टेटस दिखाता है। तो हो सकता है कि अगर आप राहु से अलाइन होकर काम करेंगे तो उस वक्त आपको बहुत ज़्यादा यश, सम्मान और प्रसिद्धि मिलेगी, लोग आपको जानेंगे। और सेवेंथ हाउस आपके अपीयरेंस का भी है, तो हो सकता है कहीं ऐसी आप प्रेजेंट करें जहां आप अपने आप को दिखा के अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हो। अगर एट्थ हाउस में है राहु, अब देखिए राहु ग्रह अगर एट्थ हाउस में है, और एट्थ हाउस क्या है, हमारे पेन का, सफरिंग्स का, ट्रांसफॉर्मेशन का। तो अगर कोई व्यक्ति राहु से अलाइन होके काम कर रहा है, यानी कि वो या तो वो फॉरेन कंट्री में है, कहीं विदेश में है, या एमएनसी के साथ काम करता है, या कोई डीप रिसर्च का काम करता है, तब तो उसके लिए ये स्थिति ठीक है। अदरवाइज उसको बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। अब यहाँ पर देखे जाएंगे कि कुछ भी, जो भी एट्थ हाउस होता है वो सडन होता है, तो कोई भी उनके साथ सडन कोई इवेंट हो सकता है, कोई मनी लॉस भी हो सकता है, और उन्हें अचानक धन मिल भी सकता है। और एट्थ हाउस है ट्रांसफॉर्मेशन का, तो इस दशा के दौरान, दशा अंतरदशा के दौरान
अगर कोई व्यक्ति अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन ला पाए, मतलब जिस तरीके से वो काम करता है उसको एक नए लेवल पर नए तरीके से प्रेजेंट करना, या एट्थ हाउस को एक्सेप्ट करना, यानी कि डिजिटल मीडिया एस्ट्रोलॉजी में, तो उसके लिए ये टाइम या ये स्थिति अच्छी जाएगी। अदरवाइज उनको बहुत प्रॉब्लम होगी अगर वो राहु को या एट्थ हाउस के कारक तत्व को एक्सेप्ट नहीं करते। तो अगर हम नाइन्थ हाउस में राहु की बात करें तो नाइन्थ हाउस है हमारी हायर लर्निंग का, और राहु भी है डीप रिसर्च का, डीप लर्निंग का। तो ऐसे लोग उस दौरान हायर स्टडीज़ के लिए जा सकते हैं, कहीं फॉरेन पढ़ने जा सकते हैं। और अगर राहु यहाँ पर अगर अकेला है तो ऐसे लोगों को अपने फादर से, गुरु से काफ़ी अटैचमेंट रहता है, और इस दौरान उनका भाग्य भी साथ देता है। लेकिन देखिए, अगर राहु किसी भी ग्रह के साथ होता है तो फिर उसकी जो प्रेडिक्शंस है वो बदल जाते हैं, क्योंकि फिर हमें ये भी देखना पड़ेगा कि जो दूसरा ग्रह है वो कहाँ, किसका स्वामी है, कि क्या कार्य तत्व ला रहा है। अगर राहु टेंथ हाउस में है तो ये जो कंडीशन है ये बहुत ही अच्छी कंडीशन है। अगर राहु यहाँ पर अकेला बैठा है तो ये व्यक्ति को मतलब असाधारण सफलता देता है, मल्टी मिलियनेयर बना सकता है। लेकिन अगर आप कोई ट्रेडिशनल तरीके का काम कर रहे हैं तो नहीं, आपको फॉरेन से जुड़कर या डिजिटल मीडिया से जुड़कर, एमएनसी से जुड़कर कुछ तो ऐसा काम करना होगा जो राहु के साथ अलाइंड हो। तो ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करते हैं। और ऐसा भी देखा गया जिनको, जिनका राहु टेंथ हाउस में है, उनको अपना शो ऑफ यानी कि स्टेटस जो वो दिखाते हैं वो अपने वेल्थ के थ्रू, तो शो ऑफ करने का बहुत होता है। और राहु भी एक्सपेंशन है, तो अगर वो शो ऑफ करें तो उनके लिए अच्छा भी है ये। अब 11th हाउस की बात करें तो 11th हाउस क्या है? गेन्स का, एम्बिशंस का, सोशल नेटवर्क का। तो अगर आप किसी अपनी सोशल नेटवर्किंग जितनी बढ़ाएंगे उतना अच्छा, सोसाइटी से जुड़कर काम करेंगे तो अच्छा आपको गेन्स मिलेंगे, आपके एम्बिशंस फुलफिल होंगे। तो अगर राहु की मैं बात करूं तो राहु तीसरे, छठे और 10वें और 11वें भाव में अगर अकेले है तो ये बहुत अच्छी कंडीशन है, ये बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। थर्ड हाउस, सिक्स्थ हाउस, टेंथ हाउस और 11th हाउस। अब अगर राहु 12th हाउस में है तो 12th हाउस हमारा कारक है आइसोलेशन का, फॉरेन कंट्री का, स्पिरिचुअलिटी का। तो इस दौरान आप देखेंगे जब राहु अगर 12th हाउस में है, उस दिन दशा अंतर दशा आती है, तो ऐसे व्यक्ति विदेश जाएंगे। और विदेश आप जाते हो तो जहाँ आपको कोई नहीं जानता तो आइसोलेशन हो ही जाता है, तो आइसोलेटेड रहेंगे, फॉरेन जाने का मौका मिल सकता है। और जाएंगे, जाना भी चाहिए इनको, क्योंकि जाएंगे तो अच्छा रहेगा। या एमएनसी से जुड़कर काम करना, इनकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। अब देखिए, राहु जो 12th हाउस है वो है स्पिरिचुअलिटी का, लेकिन राहु को चाहिए मेटेरियलिस्टिक डिजायर रहती है। तो ऐसे लोग किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं, वो स्पिरिचुअल भी हो सकते हैं इन द लेटर पार्ट ऑफ लाइफ, और उनको ऐसा भी हो सकता है कि वो लोग हमेशा मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की ओर भागते रहें। तो ये थी जानकारी राहु ग्रह की 12वां भाव में। तो बहुत ज़्यादा डिटेल को मैं कवर करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ कि आप किसी भी ग्रह को पकड़िए, उसके सिग्निफिकेशंस को और भाव के सिग्निफिकेशंस को पढ़िए, और फिर देखिए कि ग्रह की प्लेसमेंट किस तरह की है, उस तरीके से आप प्रिडिक्शन बना पाएंगे। तो ये थी जानकारी आज राहु ग्रह के बारे में। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूं आपके पास ऑटोमेटिक अपडेट आ जाए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।